बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि स्टार्ट सेकंड पार्ट आज। अपन ने पहले 9 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। इसका वीडियो मैं डाल दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा कंफर्म, ठीक है। हाँ, इसका सेकंड वाला पार्ट आज अब हम स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है 10 नंबर की जो एडवांस का क्वेश्चन बोल रहा है कि अ थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग सेल, ठीक, of radius r carries a uniformly charged distributed such that potential at its surface is v naught। तिवारी, तुम्हारे माइक से बहुत आवाज आ रहा है, ठीक है। जिसका माइक से आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा वो माइक ऑन कर लो, मजा आएगा थोड़ा। तिवारी, समीर, हाँ तुम्हारा सही है। तिवारी भी ऑन करके रखना, बीच बीच में बोलते रहना, वरना तिवारी बुरा मान जाएगा, सर हमारे माइक के ऊपर आपने कमेंट कर दिया। ध्यान से देखो, बोल रहा है कि a thin spherical insulating cell of radius r carries a uniformly distributed charge such that its potential at surface is v naught। मान ले इसकी रेडियस है r, कुछ चार्ज है इसके ऊपर, और उस चार्ज की वजह से इस सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो है v naught। A whole of a small area alpha 4 pi r square is made on the cell without affecting the rest of the cell। वाओ क्या क्वेश्चन है, देखो समझ में आ रहा है। बोल रहा है कि इस सेल के ऊपर मैंने एक होल किया, मतलब पहले तो ये हेमिस्फेरिकल सेल है, मतलब सर स्फेरिकल सेल है, उसके अंदर भी अपन ने क्या कर दिया, एक होल कर दिया, ठीक है, जिसकी एरिया दी गई है स्मॉल डी ए विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू 4 pi r square, and this alpha is always less than 1, and it is said that it is not affecting the other parts of the cell। तो पूछ रहा है, sorry, what will be the electric field and all this kind of things। तो वाला कैसे बनाएंगे, एनी आइडिया, एनी हिंट, इसको कैसे बनता है? हम्म। अच्छा, अगर हमने होल किया तो उसके अंदर हम चार्ज निकाल सकते हैं क्या? बोल रहा है कि इट हैज, देखो ध्यान से, बोल रहा है कि कैरीज अ यूनिफॉर्मली चार्ज। समीर, समझ में आ रही है बातें? सिद्धार्थ, इज क्लियर और नॉट? ठीक, तो इसके ऊपर क्या है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, मतलब सिग्मा क्या है इसका, सेम। सिग्मा क्या है, सेम। तो अगर सिग्मा जो सेम होता है तो सिग्मा को हम क्या लिखते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया इज इक्वल टू स्मॉलर चार्ज बाय स्मॉलर एरिया, यही होगा ना फॉर्मूला। तिवारी जी, इज इज क्लियर? हाँ अभी तिवारी, तुम्हारे माइक से आवाज नहीं आ रहा है। तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई ए इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। तो ध्यान से देखो, अगर हम, पहले दिया हुआ है कि चार्ज है इसके ऊपर क्यू, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रख रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल है वी नॉट। सो क्यूब, मान लो इसके ऊपर चार्ज क्यूब था, तो सरफेस एरिया कितना होगा पूरे बड़े वाले रीजन का, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें इस छोटे से रीजन में मान लो चार्ज है डी क्यू, सो डी क्यू डिवाइड बाई एरिया डी ए दिया हुआ है तुम्हें, डी क्यू बाई अल्फा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, और डी क्यू की वैल्यू आई बेटा क्यू इंटू अल्फा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो पूछ रहा है, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द होल। अच्छा, लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड सेल्स सेंटर ऑन द डिस्टेंस 2r from the center of a spherical cell will be reduced by alpha v naught by 2r। तो बोल रहा है कि मान लो, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इस सेल को यहाँ पे नहीं बनाते हैं, सेल को अपोजिट साइड में बनाते हैं, ठीक, चाहे एक मिनट, सेल, अच्छा इस सेल का ऐसे था, मान लें टी क्यू। तो बोल रहा है कि अगर इस सेल को दोबारा हम बनाते हैं, अगर ये सेल हो गया आपका, ठीक, इसके ऊपर ऐसा रखते हैं कि होल जो है सेम रीजन पे कोइंसाइड करे, और अगर हम सेंटर से 2
2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो ये हो गया सेंटर तुम्हारा, ठीक। इसके ऊपर चार्ज है q, इसके वजह से चार्ज निकला जो है वो है dq विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू क्यू। समझे? तो बोल रहा है कि द चार्ज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट p which lies at distance 2r from the center has been reduced by अल्फा v नॉट बाई 2r। कैलकुलेट करो एक बार कितना आ रहा है। मैं बताया था ना, अगर अगर तुम्हारे पास किसी बॉडी से चार्ज को निकाला जाए तो उसको मान लो नेगेटिव सिग्मा, क्या मान लो, नेगेटिव सिग्मा, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। तो इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस r होगा। ठीक है, बताओ समीर बना या नहीं बना? बनाओ। क्या क्या? करंट और इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम 10 लेक्चर आएगा। 3 उस पे गया है, उसमें एक देखना, एक दो वीडियोस आधे आधे घंटे के भी हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। बताया हम। चलो पहले देखो, मान लो ये पॉइंट पी है, पी का पोटेंशियल निकाले। अच्छा, कोई भी चार्ज के वजह से एट एनी डिस्टेंस, मान लो ये चार्ज है एंड एनी पॉइंट पी इज लाइंग एट अ स्मॉल डिस्टेंस आर, ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, यही होता है ना, इजंट इट? स्फेरिकल सेल के तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं potential at point P which is lying at a distance 2r, which is lying at a distance how much, 2r। तो वो क्या होगा, सिंपल देखो, प्लस चार्ज की वजह से, दिस q की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, it will be plus, but is if I remove this charge then due to this the potential should drop due to this dq or not, are you able to get me or not? So equation आएगा potential due to q minus potential due to dq, are you able to get me guys? पोटेंशियल ड्यू टू क्यू क्या होगा, के क्यू बाई 2r माइनस पोटेंशियल ड्यू टू डी क्यू क्या होगा, ये होगा तुम्हारा अल्फा के क्यू बाई आर, क्योंकि डी क्यू से जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर डिस्टेंस। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? है ना, यही होगा ना। एक मिनट, आर 2r ही दिया ना, line passing through the hole and the cell's center on a distance 2r from the center of a spherical cell। हाँ ठीक है, तो इक्वेशन क्या है तुम्हारा, बेसिकली आई कैन टेक ये आएगा के क्यू बाई 2r, ये आएगा 1 माइनस ट्वाइस अल्फा, यही है ना रिलेशन, आर एबल टू गेट मी। अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम ही आएगा, है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये आ जाएगा के क्यू बाई 2r स्क्वायर माइनस अल्फा के क्यू बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, तो बेसिकली इट इज के क्यू बाई 4r स्क्वायर माइनस अल्फा के क्यू बाई आर स्क्वायर, इजंट इट? अरे कुछ तो बोलो बलक से आया ना, इज दिस क्लियर और नॉट? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो
तो अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन निकालें, अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन निकालें तो अगर इक्वेशन आएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है अल्फा के क्यू बाई आर। सो बेसिकली इट इज के क्यू बाई 4r स्क्वायर माइनस अल्फा बाई आर into V naught. So this is my equation of electric field at point P or not, because V naught at point P due to this dq on the same line is how much? K alpha kq by r. Are you able to get me or not? देखो, is this option is correct? Answer A is not correct because ये alpha by r, this is not alpha by 2r V naught. This is just alpha V naught by r. Are you able to get me or not? ठीक है, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। फिर दूसरा देखो, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेल to that of point at 1 by 2r from the center towards the hole will be 1 minus alpha by 1 minus 2 by alpha। वाओ, क्या क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि अब एक काम करो सर, कि एक काम करिए, आप यहाँ पर इस लाइन को जोड़िए और इस लाइन पे एक पॉइंट मानिए B, जो कि लोकेटेड है सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर, और वहां पे इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालिए एंड देन फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन O ड्यू टू बोथ ऑफ देम एंड देन डिवाइड इट एंड देन टेक द रेशियो। तो क्या आना चाहिए बालक, अगर ध्यान से देखा जाए, हेमिस्फेरिकल, ये एक स्फेरिकल सेल है ना, तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल द पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज रिमेन्स सेम और नॉट, है ना। सिद्धार्थ, समीर, आर यू हियर? समझ में आ रहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज? हेलो, अभी अभी ठीक है? हेलो, अभी ठीक है ना? मतलब अभी अभी समझ में आ रहा है तिवारी? ठीक है, ठीक। चलो, तो देखो पॉइंट क्या है कि अगर सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसलिए यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल क्या रहता है, हरदम सेम, इक्वी पोटेंशियल बन जाता है रीजन। क्या बनता है? इक्वी पोटेंशियल रीजन होता है ना। बट याद रखना सिर्फ और सिर्फ हेमिस्फेरिक स्फेरिकल सेल में होगा। तो अगर निकाले हम पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगा तुम्हारा, सिंपल, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू माइनस पोटेंशियल ड्यू टू डी क्यू, है कि नहीं, यही होगा ना रिलेशन। समझे? तो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू क्या होगा, सिंपल, के क्यू बाई आर, जो भी यहाँ पे चार्ज है आर पे रहता है, ठीक। लेकिन ये जो पॉइंट है इस डी क्यू की वजह से r/2 डिस्टेंस पर है, तो इट इज माइनस के क्यू बाई के डी क्यू, सॉरी सॉरी, इसको लिखो के, अरे के अल्फा क्यू बाई r/2। तो रिलेशन आएगा ये, इट इज के क्यू बाई आर कॉमन 1 माइनस 2 अल्फा। समझे कि नहीं समझे, है कि नहीं बालक, इज दिस क्लियर? एंड पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी सेम, फिर से v ड्यू टू q माइनस v ड्यू टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ के क्यू बाई आर माइनस के अल्फा क्यू बाई आर। तो देखो के क्यू बाई आर कॉमन निकाल लो, ये हो गया 1 माइनस अल्फा। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे एट द सेंटर एट r/2 एंड एट द सेंटर, तो क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा, सॉरी 1 माइनस 2 अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा आएगा, नहीं आएगा? तो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली करेक्ट। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? समझे? इज दिस क्लियर और नॉट? तो एक पॉइंट समझे क्या, कि अगर हम ध्यान से देखें तो वट एवर इज माई पोटेंशियल एट दिस पॉइंट सिमिलर इज माई पोटेंशियल एट दिस इंटीरियर रीजन। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। उसके बाद देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर सेल इज रिड्यूस बाई अल्फा वी नॉट बाई 2r। नहीं नहीं, ये अल्फा वी नॉट बाई आर वी नॉट से हरदम रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूस बाई ट्वाइस अल्फा वी नॉट बाई समथिंग, ये भी नहीं, इट इज रिड्यूस बाई ओनली अल्फा वी नॉट, इजंट इट?
आर एबल टू गेट सो ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट इज दैट क्लियर आगे बढ़े चलो 2018 का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि सर थ्री कंसेंट्रिक metal cells ABC of respective charge densities are given. The potential of the cell B इसका पता है बहुत अच्छा इसका ट्रिक मैं डेवलप करता हूँ एक बार बनाओ तुम लोग फिर मैं आगे बढ़ाऊँ यस ये हो गया तुम्हारा थ्री कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स जिनकी रेडियसेस हैं ए बी सी ए बोल रहे हैं द रेडियसेस आर ए बी एंड सी क्वेश्चन है कि इफ दे हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा ठीक है ए ठीक है इसके ऊपर है प्लस सिग्मा इसके ऊपर है माइनस सिग्मा एंड देन इसके ऊपर है प्लस सिग्मा तो क्वेश्चन पूछ रहा है द पोटेंशियल ऑफ द सेल बी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आसान है बताओगे बालक कैसे बनेगा एनी आइडिया अच्छा इसका मतलब मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं क्या इसके ऊपर चार्ज Q1 होगा इसके ऊपर माइनस Q2 और इसके ऊपर Q3 होगा क्या होना चाहिए ना सिद्धार्थ हम्म तो चार्जेस मिल गए तुम्हें अब चार्जेस की वजह से इसके अंदर इंडक्शन होगा -Q1 इसके ऊपर क्या आएगा +Q1 है ना इसके इसके इंटीरियर रीजन पे आएगा -Q2 प्लस सॉरी माइनस Q2 प्लस में चेंज हो जाएगा सो इट विल बी +Q2 एंड -Q1 है ना और इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा +Q1 -Q2 सो आउटर रीजन पे सी पे आउटर रीजन पे जो चार्ज हो कितना है Q3 +Q1 -Q2 है ना बी पे जो चार्ज है वो कितना है Q2 -Q1 और सॉरी जो ए पर जो चार्ज है वो तो सेम है विच इज Q है कि नहीं आर एबल टू गेट मी तो पोटेंशियल एट बी अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा इट विल बी अफेक्टेड ड्यू टू चार्ज Q1 इंडक्शन नीचे वाला इनसाइड रीजन से तो वो कैंसिल हो जाता है तो उस पर कोई टेंशन नहीं लेना है ना तो Q1 की वजह से इसके ऊपर आएगा फिर Q3 की वजह से आएगा और Q2 का खुद का होगा है ना तो ये जितने सारे इंडक्शन वाले टर्म्स है वो ऑलमोस्ट क्या कर जाएंगे कैंसिल कर जाते हैं ना ठीक है तो अगर पोटेंशियल अगर चार्जेस का कॉन्सेप्ट पूछा रहता तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते अगर पोटेंशियल पूछ रहा है तो याद रखना कि ये जो जितने सारे टर्म है ना तुम अगर ऐड करते जाओगे तो ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाते हैं तो पोटेंशियल एट बी विल बी ड्यू टू के इंटू Q1 की वजह से होगा अच्छा Q1 के ये बाहर वाला रीजन है ना बेसिकली दिस सेल इज आउटसाइड फॉर Q1 और नॉट अगर कुछ तो बोलो हाँ है ना तो हम क्या मानेंगे Q1 को सेंटर पर लेकर आएंगे कहाँ पर लेकर आएंगे सेंटर पर समझ में आई बात तो के Q1 बाई डिस्टेंस कितना होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया रेडियस बी समझे कि नहीं समझे इजंट इट प्लस सेकेंड वाला टर्म लो माइनस सिग्मा इस Q2 की वजह से तो हम पोटेंशियल में निगेटिव यूज करना है तो के Q2 बाई खुद का एक आएगा पोटेंशियल बी रेडियस बी समझे
इज दिस क्लियर? एंड देन लास्ट सी के वजह से इंटीरियर रीजन में है, तो इस अगर इंटीरियर रीजन है तो वहां उसका पोटेंशियल, सरफेस का जो पोटेंशियल होता है वो सबका यहाँ पे सेम आएगा, बस ये मान के चलना है ना। तो इट विल बी के क्यू थ्री बाई, इसका रेडियस कितना है सी, समझे कि नहीं समझे? सो बस यही तुम्हारा आंसर आएगा, तो निकाल लो पोटेंशियल एट बी क्या होगा, के सॉल्व करना पड़ेगा। पोटेंशियल एट बी हो गया, के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 क्या होगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई बी, समझे कि नहीं समझे? यही होगा ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो सिग्मा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, एरिया लेकिन हम उस पर्टिकुलर स्फीयर का कंसीडर करेंगे ना, इजंट इट? सो माइनस के क्यू टू है, सो इट विल बी माइनस सिग्मा है, सो सिग्मा सिग्मा इंटू क्यू टू की वैल्यू हो गई 4 पाई बी स्क्वायर, area हो गया 4 pi b square by b because Q2 is located on second surface. Similarly Q3 का ले लो Q3 का हो जाएगा सिग्मा, ये थर्ड स्क्वायर पे है तो 4 pi c स्क्वायर बाई c, तो ये कैंसिल 4 pi भी कैंसिल कर ही दो कॉमन निकाल के, तो आएगा v ऑफ b सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक आया a स्क्वायर बाई b माइनस ऑफ b, तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं ये वाला डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक करने दो, या ऑप्शन बी इज करेक्ट, समझ में आया? इज दिस क्लियर समीर जी, क्लियर है? समीर का लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे बोलो यूट्यूब पे देख लेगा, अभी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करे, पढ़ाई कर ले। 6-7 घंटे का सेल्फ स्टडी प्लेटफॉर्म बना लो तुम खुद का, है ना, बहुत जरूरी है। अब देखो बोल रहा है क्या कि देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द रीजन, ठीक है, द पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट्स ऑन द स्मॉल स्फीयर, देखो कहाँ पे बोल रहा है, ऑन अ स्मॉल स्फीयर centered at P in the region is found to vary between the limits 589.0 volt to 589.8 volts. What is the potential at a point on the sphere whose radius vector makes an angle of 60 degree with the direction of field? भाई मतलब तो देखो डेल्टा वी का वैल्यू दिया हुआ है 589, मतलब पोटेंशियल जो वैरी कर रहा है, वी इनिशियल है तुम्हारा 589.0 वोल्ट्स, वी फाइनल दिया हुआ है 589.8 वोल्ट्स, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब बोल रहा है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट पता करना है whose radius vector makes an angle 60 degree with the direction of field, क्या होगा, कौन बताएगा? ये फॉर्मूला सुना है, E is equal to minus of dv by dr, सो अगर हम फाइनाइट चेंज ले लें तो डेल्टा v इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यही होता है ना, या फिर डिस्टेंस d मान लो तो ई डॉट आर वेक्टर है ना, फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला ई आर कॉस थीटा, और एक उसको बोलो हाँ या ना। तो ध्यान से देखो, अगर अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट पे बोल रहा है कि द पोटेंशियल इज वैरिंग बिटवीन 589 टू 589.98 वोल्ट्स, ठीक है, इन बिटवीन द रीजन,
तो जो डेल्टा भी आएगा बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट इनिशियल टू मींस मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू और not। और उसको बोलो हाँ या ना कि मिनिमम वैल्यू सर है इसकी 589 और मैक्सिमम वैल्यू है 589.8। तो अगर हम यहाँ से अगर हम डेल्टा वी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो डेल्टा वी बराबर अगर हम कॉस थीटा अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम कंसिडर करेंगे तो ये कॉस थीटा हट जाएगा क्योंकि कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू 90 पे होता है और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है बेटा 0 डिग्री पे, isn't it? तो बस ई डॉट आर मिल जाएगा तुम्हें। अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम का चेंज माने तो वी मिनिमम सॉरी वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम सो विच इज 0.8। तो ई इंटू आर का वैल्यू मिला तुम्हारे पास कितना 0.8। तुमसे पूछ रहा है पोटेंशियल ऑन द स्फीयर हुज रेडियस वेक्टर पूछ रहा है। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल ई आर कॉस थीटा। दोबारा अप्लाई करो ई की वैल्यू कितनी है ई आर की वैल्यू 0.8 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0.4। अब देखो तुम्हें v तुम्हें निकालना है किसी पॉइंट पे तो डेल्टा v क्या होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल व्हिच इज 589.0 इज इक्वल टू 0.4। तो क्या मेरा वहां पर v फाइनल पॉइंट 589.4 वोल्ट्स होगा या नहीं समझे। So answer is 589.4 I think that is this clear। आगे बढ़े 13 बोल रहा है कि the potential of a charge distribution is given by Vz is equal to 30 minus 5z square for z less than equal to 1 meter and Vz अच्छा देखो ये मॉडुलस फंक्शन है समझ में आई बात बहुत सोच समझ के बनाना है इसको। सिद्धार्थ ट्राई करोगे तो बोल रहा है ध्यान से देखो कि the Vz does not depends on x and y okay Vz is not dependent on my x and y and if this potential is generated by a constant charge per unit volume rho naught ठीक है क्या लिख रहा है ध्यान से देख रहे हो it is generated by a constant charge per unit volume rho naught है ना in units of epsilon naught which is spread over a certain region charge per unit volume rho naught ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है डेंसिटी दिया हुआ है ना हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई है which is equal to rho naught then choose the correct answer। चलो अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है अच्छा हाँ ये तो मेरे टाइम का है वही मैं सोचूं ये क्वेश्चन जाना पता है देखो मैंने इसी ईयर में एग्जाम दिया था 2016 अब देख रहे हो कैसी फाड़ क्वेश्चन आई थी 2016। हाँ हाँ क्या पगलेट हो का बे 360 में 311 आए थे हम लोग के टाइम पे 360 मार्क्स का होता था मिनिमम मिनिमम मेरे को उस समय 360 में 311 आए थे हाईएस्ट था 350 के आसपास। उस समय 360 पर 360 कभी नहीं आएगा ये सब क्वेश्चन देख रहे हो इसमें इसी तरह का क्वेश्चन सब हर तरह का क्वेश्चन यही ऐसा ही रहता था। सोचो क्वेश्चन क्या दिया हुआ पहले एक स्टेटमेंट देख रहे हो इसमें
अच्छा सिद्धार्थ और समीर, एक बात बताओ, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि v डज नॉट डिपेंड्स ऑन x एंड y? ऐसा हमारे पास, देखो हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो चार तरह के मेनली बॉडी हैं: स्ट्रेट रॉड, रिंग, डिस्क, उसके बाद आता है सीट, उसके बाद आता है स्फेयर। दो तरह के स्फेयर में भी पोटेंशियल तीनों डायमेंशन पे होता है, एक्स वाई जेड। स्ट्रेट रॉड में तो सिर्फ वन डायमेंशनल होता है, ठीक। रिंग में एक्स वाई जेड पे एग्जिस्ट करता है, मीन्स एक्स वाई जेड नहीं, जिस प्लेन पे रहेगा रिंग उस प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन पे है तो सिर्फ जेड पे डिपेंडेंट होगा। डिस्क भी सिर्फ जेड पे रहेगा। लेकिन रिंग में ऐसा होता है कि एक्स एक्सिस पे भी आ जाता है, तो एक्स वाई जेड सेंटर पे भी आता है, डिस्क में भी सरकमफ्रेंस पे आता है एक्स वाई जेड। सीट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि अगर मान लो सीट को मैंने रख दिया एक्स वाई प्लेन, किस प्लेन पे बेटा? एक्स वाई प्लेन पे। तो इनफाइनाइट सीट एक ऐसी बॉडी होती है जिसपे पोटेंशियल क्या माना जाता है, क्योंकि हम पोटेंशियल मान नहीं सकते ना। इनफाइनाइट सीट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हरदम परपेंडिकुलर होता है, तो ये पूरी की पूरी सरफेस कैसी हो जाती है? इक्विपोटेंशियल। So look over here. If it is an equipotential surface, then the potential will never ever depend on x and y coordinate. It will only depend on what? Z coordinate. तो अपने पास सीट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट सीट, नॉट इवन नॉर्मल सीट। इनफाइनाइट सीट इज दैट ऑब्जेक्ट इन विच द पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन ओनली x and sorry, potential depends on only z coordinate system. Are you able to get me or not? समझ में आया बात? तिवारी क्लियर हुआ? सिद्धार्थ क्लियर हुआ? तो पहली बात तो लिख लो कि गिवन case is for an infinitely conducting, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए क्योंकि चार्ज सरफेस पर नहीं आ रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। नॉन कंडक्टिंग तभी इक्विपोटेंशियल पूरा बना हुआ है। नॉन कंडक्टिंग प्लेट या सीट टिप, है ना? इजंट इट? तो गिवन केस इज फॉर एन इन्फिनिटली नॉन कंडक्टिंग सीट। अब तुम्हारे पास पोटेंशियल का इक्वेशन दिया हुआ है कि पहला जो पोटेंशियल है इट इज फ्रॉम 30 माइनस 5z स्क्वायर फॉर z लेस देन इक्वल टू 1। एंड हमें निकालना है, हमें रिलेशन बताना है रो नॉट और एप्सिलॉन। तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जाना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ dv बाई dr। तो यहाँ पे dv बाई dz हो जाएगा क्योंकि z एक्सिस पे वेरिएशन। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 व्हिच इज फ्रॉम z लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे? dv बाई dz माइनस ऑफ dv बाई dz। तो क्या आएगा बालक? 30 का तो जीरो हो गया ना, 5 दूनी का 10 माइनस ऑफ 10z। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? क्या मेरी बातें तुम्हें समझ में आई? रिप्लाई नहीं, इज क्लियर और नॉट? दूसरा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 which is मॉडुलस ऑफ z प्लस ग्रेटर दैन, ठीक है, तो मैं सिर्फ z ही लिख देता, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। 35 का तो जीरो हो गया, 35 मॉडुलस ऑफ z। आर एबल टू गेट मी और नॉट? अरे इसका, इसको सिर्फ 10 ही लिखेंगे ओनली 10। तो तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इन विच इन वन रीजन z is varying, like it is less than or equal to 1, and in one reason it is constant। अच्छा ये तो आसान हो गया, मैं तो मॉडुलस देख के ऐसे ही फालतू का सोच रहा था, ये तो पावर 1 है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज बेसिकली कांस्टेंट, नो नीड टू टेंशन, हमें कोई टेंशन ही नहीं, अब तो आसान हो गया एकदम से। तो पूछ रहा है कि फाइंड द रो नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट रिलेशन। बताओ बेटा क्या हो? तो देखो
इस क्वेश्चन को दो भाग में डिवाइड कर दो। एक फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन 1 मीटर, तो क्या आएगा रिलेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 Z। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड से कंसिडर करें तो क्या हो गया 10Z E, और एरिया दिया हुआ है इसका, एरिया नहीं दिया हुआ ना। मान लेते हैं कि सीट के ऊपर जो एरिया बन रहा है वो एरिया ए है ना। आर एबल टू गेट मी और नॉट गाइस, इज दिस क्लियर? सो लुक ओवर हियर, मान लो इसकी एरिया हो गई ए, ठीक। तो इक्वेशन क्या आएगा, रो, बेसिकली हम अगर गॉस लॉ लगाते हैं तो क्या आएगा, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू रो नॉट बाई, सॉरी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना फॉर्मूला। अब देखो, अगर इनफाइनाइट सीट है, अब तुम्हें एक मैं बता दे रहा हूँ कि गॉस लॉ जो होता है, अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ। बेसिकली जो गॉस लॉ है, ऐसा नहीं है कि चारों तरफ तुम अप्लाई कर सकते हो। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर सर्टेन सिमेट्रीज ओनली, बताया था। देखो, पहली जो सिमेट्री होती है वो होती है स्फेरिकल सिमेट्री, जो पॉइंट चार्ज और स्फीयर पे लगेगा, है ना। दूसरी जो होती है वो होती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री, एंड तीसरी जो होती है वो होती है तुम्हारी प्लेनर सिमेट्री। सिद्धार्थ, समझ में आ रही है बात? स्फेरिकल अप्लाई होता है स्फीयर, पॉइंट चार्ज, hollow sphere or something like that. Cylindrical, rod, सिलेंडर, और प्लेनर जो लगता है वो तो पहले लगता है सीट के ऊपर, रिंग के ऊपर और डिस्क के ऊपर। रिंग और डिस्क को वैसे बनाना बहुत हार्ड हो जाता है प्लेनर सिमेट्री के थ्रू, तो हम मेनली सीट के ऊपर अपनाते हैं। तो देखो, स्फीयर का तो तुम्हें इमेजिनेशन है, सिलेंडर का इमेजिनेशन है, बट तुम सीट का कैसे इमेजिन करो? तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास कोई सीट दिया हो, है ना, ऐसे, तो उस सीट के ऊपर अगर हमें सिमेट्री अप्लाई करनी है तो हमें मानना होता है कि सीट के ऊपर क्यूबिकल बॉक्सेस, प्लेनर सिमेट्री कैसे बनाते हैं, हम क्या मानते हैं, क्यूबिकल बॉक्सेस मानते हैं ऊपर और नीचे। क्या मानते हैं बेटा, क्यूबिकल बॉक्सेस। आर एबल टू गेट मी और नॉट? इज दैट क्लियर ऑन? ये बात तुम्हें हरदम याद रखनी है कि देयर आर क्यूबिक, प्लेनर सिमेट्री को अप्लाई करना है तो यू नीड टू कंसीडर अ क्यूबिकल बॉक्स ओवर देयर। आर एबल टू गेट मी और नॉट? तो अगर हम क्यूबिकल बॉक्स माने, it means if this Gaussian surface is a cubical box, then the question arises that how you are going to find this rho naught and epsilon naught. So look over here. So basically, if I consider my first region where R for region for modulus of Z less than or equal to 1, है ना? If I apply the Gauss law, it will be E electric field. I know that it is 10Z into area. If I take the integration of area, what I will get? I'll get some area, isn't it? Is equal to Q by epsilon naught. अब Q क्या है? चार्ज जो होगा it will be equal to, यहाँ पे अगर मान लो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो नॉट दिया हुआ है, तो रो नॉट इंटू एरिया ए इंटू लेंथ मानना पड़ेगा ना हमें, लेंथ विच इज जेड एक्सिस। आर यू एबल टू गेट मी? इज दिस क्लियर और नॉट? सो बेसिकली अगर हम जेड एक्सिस माने, volume is what, rho naught into rho naught is equal to charge by volume which is area into length। ठीक है, हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली I'll have to consider rho naught into area into z divided by epsilon naught। Are you able to get me or not? तो ध्यान से देखो, एरिया एरिया कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, तो रो नॉट की वैल्यू कितनी आई, 10 एप्सिलॉन नॉट। बट फॉर किस लिए, किस केस के लिए बालक, इट इज इक्वल टू 10 एप्सिलॉन नॉट ओनली व्हेन द प्लस माइनस जेड इज लेस देन 1। आर एबल टू गेट मी और नॉट?
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्योंकि देखो पॉइंट क्या है, सिंपल सी बात है कि सर हमें मालूम है कि चार्ज निकालना है, चार्ज इक्वल टू रो नॉट इनटू वॉल्यूम, एरिया हमें पता है, लेंथ हमें नहीं पता, तो लेंथ क्या होगा जेड, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस याद रखो, गॉसियन सरफेस कैसा बन रहा है बेटा, गॉसियन सरफेस इज अ, इसका नाम होता है पिल बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, पिल बॉक्स, पिल बॉक्स इज अ क्यूबोइडिकल बॉक्स, वर्ड और नॉट। सो इस बॉक्स के अंदर बेसिकली अगर हम, 1 मिनट, अगर हम यहाँ पे क्यू लिखते हैं, क्यू इनक्लोज, तो क्यू इनक्लोज विद इन विच सर्फेस, क्यू इनक्लोज विद इन अ गॉसियन सर्फेस, रिमेंबर दैट दिस क्यू इनक्लोज इज ऑलवेज विद इन गॉसियन सर्फेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा, देखो इसका लेंथ होगा, इसका एरिया भी होगा, है कि नहीं, एरिया इनटू लेंथ इफ आई कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज इंक्लोज, इज दैट क्लियर? अब समझ में आई बात, क्यों इसने लिखा है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो नॉट दिया होगा, आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? इज दिस क्लियर? सो ऑप्शन क्या है, अगर हम उसके बाद अगर ध्यान से देखो, तो इफ जेड इज ग्रेटर देन 1, उसके लिए अगर हम अप्लाई करें तो क्या आएगा रिलेशन, दिस वाज फॉर वन केस, फॉर जेड ग्रेटर देन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटा, कांस्टेंट हो जा रहा है ना, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट, हमें आया ना इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट, तो अगर हम इसमें भी निकालें तो अगर हम इसमें निकालें तो क्या आना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो क्या पूछ रहा है भाई, देन तो इसका ऑप्शन बी तो एक तो सही लग रहा है, क्योंकि 20 20 40 नहीं होगा, 10 ही आ रहा है, तो आंसर तो 10 ही एप्सिलॉन नॉट है, बट इसमें एक स्टेटमेंट लिखा है रो नॉट इज जीरो एल्सवेयर, मतलब समझो जरा, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, देखो अगर फॉर जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इजंट इट? तो तुम खुद सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड कब कांस्टेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अगर हम कांस्टेंट मानते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सर अगर हमने एक इन्फिनाइट सीट लिया, ठीक, और for some reason I got my electric field and due to that my charge was given, which was rho naught is equal to 10 epsilon naught. In other reasons my electric field is constant over here. इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन्स में कांस्टेंट है तो क्या मेरा चार्ज वेरिएशन नल है, क्योंकि अगर चार्ज वैरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी करेगा या नहीं करेगा, कुछ तो बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि इन दीज रीजंस ऑल्दो बेसिकली माय इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, कांस्टेंट, इसका मतलब है कि मेरा चार्ज वेरिएशन, द चार्ज वेरिएशन must be equal to how much, 0. Now if charge variation is 0, then बोल रहा है कि if this potential is generated by constant charge per unit volume rho naught into the epsilon naught which is spread over a certain region, then choose the correct state. So in this region the rho naught value, अगर चार्ज की वैल्यू अगर मेरी कांस्टेंट आ रही है मतलब यहाँ पे, तो इट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन एप्सिलॉन नॉट, इजंट इट? मस्ट नॉट डिपेंड on epsilon naught. Are you able to get me or not? Because if it depends on epsilon naught, then what will happen? Once again, I'll have a varying electric field for z, modulus of z greater than equal to greater than equal to 1. Are you able to get me? So यहाँ पे जीरो नहीं लिखना चाहिए, it will not depend on epsilon naught, बस ऐसा लिखना चाहिए. Is that clear or not? So 13 का option B is correct.
इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, समझे? सिद्धार्थ, समीर, इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़े हम। इसका कोई काम नहीं है। 14 14 अब थोड़ा आसान हो जाएगा। 16 में ही सबसे हार्ड आया था। द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज पोटेंशियल v नॉट। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ, ठीक है, इसको चार्ज किया गया तो इसकी पोटेंशियल है v नॉट। ठीक है, मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, कोई बात, बहुत अच्छी बात। सर अगर मान लो चार्ज यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठीक है बालक, तो इसके अगर हम पोटेंशियल निकालें ऑन द सरफेस, देन इट इज हाउ मच, v नॉट। रेफरेंस पॉइंट क्या है, v रेफरेंस इन्फिनिटी है, आर एबल टू गेट मी, जीरो है एट इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बोल रहा है फॉर दिस स्फीयर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस with potentials 3v naught by 2, 5v naught by 4, 3v naught by 4 and v naught by 4 have radiuses r1, r2, r3 and r4 respectively. Then you have to establish the relation between these r's. बताइए बालक क्या होगा? क्या मानेंगे? हम्म, एनी आइडिया सर जी? आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। पोटेंशियल इनसाइड दिस स्फीयर का रिलेशन क्या होता है बताओ? कोई बताएगा मेरे को? सिद्धार्थ, पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर का रीजन इक्वेशन क्या होता है? सिद्धार्थ या समीर, किसी को याद है या मेरे को ही बताना पड़ेगा? हम्म, भूल गया हो सब, है ना? मैं भी भूल गया हूँ। देखो, पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बालक, याद रखा करो, है ना? ऐसा नहीं है, मतलब मैं सच बता रहा हूँ एक बात, सॉलिड स्फीयर एक ऐसा केस है जो हरदम फंसाता है। और लेकिन एक बात याद रखना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है वो हरदम ही हरदम एक छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो देखो जैसे ये सॉलिड स्फीयर है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इंटीरियर रीजन आर है और इसके ऊपर अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, जो तुम्हें हरदम हेल्प करेगा। ठीक, लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत ला सकता है। एक मिनट, मेरे को वो अलग फॉर्मूला बता रहा हूँ। इट इज इक्वल टू के क्यू बाई, अगर मान लो चार्ज है क्यू, चार्ज था क्यू से, तो के क्यू बाई 2r क्यू 3r² माइनस स्मॉल r²। दिस इज योर रिलेशन, है ना? दिस इज माई पोटेंशियल एट एनी रीजन। अब तुम खुद सोचो, एक बात बताओ, मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, 3v0/2, ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? अगर सरफेस पे पोटेंशियल v0 है तो ये 3v0/2, इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, कैन यू टेल मी? अरे भैया बालक, कुछ तो रिप्लाई करो तुम लोग। तिवारी, कहाँ हो? सिद्धार्थ,
देखो यहाँ से 3v0/2 का मतलब क्या हुआ 1.5v0, 5v0/4 का क्या हुआ 1.25v0, 3v0/4 ये डिक्रीज हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, ये दोनों तो आउटसाइड वैल्यूज है ना, इंक्रीज हुआ है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो पॉइंट सिंपल सी बात, एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें पोटेंशियल से नहीं समझ में आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जरूर समझ में आ जाएगा कि सर जिस भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी उस रीजन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा उस रीजन में पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। अगर स्फेयर है तो स्फेयर में जो पोटेंशियल जाता है वो कुछ इस तरह से लीनियर ऐसे होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम, इजंट इट। तो इसका मतलब आउटसाइड द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू डिक्रीज। अरे कुछ तो बोलो हाँ या ना। Outside the region electric field is going to do what, decrease. So if electric field is going to decrease in that region potential will always increase. So याद रखना potential increases as electric field decreases. Are you able to get me or not? And potential decreases as electric field increases. Are you able to get me or not? ठीक है, तो बस अब क्या चाहिए भाई, अब तो तुम्हें रिलेशन बताना है ना कि 3v0/2 हुआ, ये 5v0/4, तो 3v0/2 मतलब एट R1 माई पोटेंशियल इज 1.3 मतलब 1.5v0, एट R2 माई पोटेंशियल इज 5v0/4, 5v0/4 मतलब कितना हुआ, 4 1 जा 4, फिर आएगा 2, 1.25v0। आर एबल टू गेट मी? मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल ज़्यादा दूर बढ़ रहा है तो R1 की दूरी कहाँ है, यहाँ पर है, and R2 is here. R2 is here, but it will be outside because electric field decreases outside the sphere. Are you able to get me or not? समझ में आई बात? ठीक, R1 is less than R2, that is damn sure. Then I will come on R4 and R3. Now here the potential is less than V naught value. ठीक है, here potential is less than V naught means 3v0/4। 3v0/4 का मतलब हुआ कि पॉइंट अगर लगाया तो पॉइंट R3 वाला लिखा, R3 पे कितना है, तो 27.75 V0, एंड R4 पे है 0.25 V0, है ना, isn't it? यही है ना, R3 पे है 0.75 V0, R4 पे है 0.25 V0। आर एबल टू गेट मी और नॉट? तो अगर हम V0 का रिलेशन डालें, V0 इज इक्वल टू सिंपल KQ/R। ठीक, तो तुम्हें रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा ना, आर आर स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ दिस कैपिटल आर एंड ऑल। तो लिख लो, जैसे मान लो सॉल्व करते हैं, बड़ा क्वेश्चन दिया है, पोटेंशियल एट, I'm solving for R3, so V at R3 is nothing but 3v0/4 which is equal to KQ/R। KQ/R तो एटलीस्ट माई V0 है ना, तो R स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो, सो KQ/2R। So basically I'll write it as V0/2R square cap 3R square minus 2R। Are you able to get me or not? So ये V0 cancel, 2 2s are 4, 3/2R square minus 3R square is equal to minus R square। 3 दूनी का 6 माइनस 3, तो ये आया 3/2
कैपिटल आर स्क्वायर, आवाज आ रहा है मोबाइल का, सो ये हुआ माइन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो तुम्हारे पास वैल्यू आ गई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर। तो आंसर आया इसका मतलब कि आर विच इज एट 0.75 इट इज √3/2 कैपिटल आर। आर एबल टू गेट मी और नॉट, यही आएगा ना। सिमिलरली v ऑफ r4 कैलकुलेट कर लो, v of r4 is v0/4, v0/4 which is equal to v0 by twice r square into 3r square minus r square. v0 once again cancel to do the 4, so minus of r square is equal to beta r square by 2 minus 3r square, तो ये आया तुम्हारा 5r square minus 5r square by 2 minus minus cancel, so this implies r is equal to root under 5/2 कैपिटल आर। आर एबल टू गेट मी और नॉट, समझ में आई बात। तो सिंपल सी बात है कि दिस इज 4r4 isn't r3, दिस इज कैपिटल R3, मैं लिख दे रहा हूँ अब, दिस इज r which is for कैपिटल R3। क्या मेरी बातें तुम्हें समझ में आई? एंड दिस इज फॉर कैपिटल R4, इज दैट क्लियर और नॉट? तो कौन सा बड़ा है, R3 बड़ा है या R4 बड़ा है? R3 बड़ा है ना, सॉरी R4 बड़ा है ना, तो R4 is greater than R3। Are you able to get me or not? And here R1 is greater than how much? R2। So which option will be correct? देखो पहला तो R1 is not equal to, ये तो गलत है, twice of R is equal to R4, नहीं, twice of R is not equal to R4। Are you able to get me or not guys? है ना। Third thing, R1 is equal to 0, no, option C is also not correct, R1 is not equal to 0 and R2 minus R3 is greater than R4 minus R3, option D is correct। Is that clear or not? समझ में आई बात? Is this clear सिद्धार्थ, is this clear? भाई साहब देख रहे हो कितना लंबा लंबा क्वेश्चन दे रहे हैं सब। ये बताओ 15वां नंबर, हाँ हाँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर है ना। तो